गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, सरफेस केमिस्ट्री। ये चैप्टर पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, यानी कि ये बहुत कम समय में आप उम्मीद कर सकते हो कि 4 से 5 क्लास में ये कंप्लीट हो जाता है और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। आप 3-4 साल के क्वेश्चन को भी देखोगे तो रिपीटेशन आपको फील होगा, यानी कि एक ही चीज रिपीट कर रहा है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इस बार तो सिलेबस भी उसका कम कर दिया है, यानी कि कुछ एक टॉपिक हटा भी दिए हैं, जैसे कैटालिसिस हटा दिया है, एंजाइम्स हटा दिया है, तो थोड़ा सा कंटेंट भी आपका कम हो गया। तो इसके ऊपर में आप फोकस करोगे और यहाँ से आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा क्या क्या पढ़े थे हम लोग पिछले क्लासेस में सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, तो वो थोड़ा सा रिपीट करते हैं चूंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, और फिर आगे बढ़ते हैं कुछ एक कंसेप्ट को लेकर के। सरफेस केमिस्ट्री में आपको बताया इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स द नेचर ऑफ सरफेसेस एंड चेंजेस टेक प्लेस ऑन इट। यानी कि इस पूरे केमिस्ट्री में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग सरफेस से रिलेटेड ही बात करते हैं। और इस सरफेस फेनोमेनन में दो इंपॉर्टेंट फेनोमेनन आता है, एक एडजॉर्प्शन और दूसरा कैटालिसिस। एक एडजॉर्प्शन है और दूसरा कैटालिसिस। कैटालिसिस इस बार सिलेबस से हटा दिया है, यानी कि यहाँ पर हम लोग को एडजॉर्प्शन से रिलेटेड बात करना है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में डिफरेंस है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इन दोनों में डिफरेंस है। एडजॉर्प्शन में किसी एक सब्सटेंस का डिपोजिशन दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर होता है, यानी कि सिर्फ अपर पार्ट पर डिपोजिट होता है। जिस सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है उन्हें हम लोग एडजॉर्बेट कहते हैं, और जिनके ऊपर डिपोजिशन होता है उन्हें एडजॉर्बेट कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन याद रखोगे, एडजॉर्बेट, और इन्हें कहा जाता है एडजॉर्बेट। अब इसी का ठीक उल्टा, द डिपोजिशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। और इसी का रिवर्स यानी कि उल्टा, अगर इस एडजॉर्बेंट के सरफेस से एडजॉर्बेट बाहर निकल गया, देन द फेनोमेनन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। उसके लिए टर्म यूज किया जाता है डिजॉर्प्शन, यानी कि बाहर निकलता है। जरूरत भी पड़ता है। एडजॉर्प्शन के कई एग्जांपल डिस्कस किए, आपको पीडीएफ दी, उसमें से आप नोट भी कर लिए होंगे। जैसे हम लोग गैस मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं। ये एक्टिवेटेड चारकोल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अपने सरफेस पर डिपॉजिट कराता है। तो गैस मास्क में इसका इस्तेमाल किया गया। और एक्टिवेटेड चारकोल आप देखते होंगे वाटर प्यूरिफायर में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपके यहाँ अगर वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में उसके फिल्टर को चेंज करना होता है। तो वहां पर जब फिल्टर चेंज करने के लिए आएगा तो उसमें से आपको चारकोल नजर आएगा, वो भी एडजॉर्ब करता है। गैसेस को एडजॉर्ब करता है, क्लोरीन को भी एडजॉर्ब करता है। एक आप प्यूरिट के बारे में सुने होंगे, उस प्यूरिट में इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं पड़ता है, वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। लेकिन क्लोरीन का स्मेल आएगा तो आप पानी पी नहीं पाएंगे। तो उसके पूरे प्रोसेस को अगर आप समझोगे तो वाटर को फिल्टर करने के बाद में प्यूरिट में क्लोरीन केमिकल सब्सटेंस है, जिसे कुछ लोग बैटरी भी बोलते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद में उसे चेंज करना पड़ता है। एक्चुअली उसी के थ्रू वाटर पास करता है। क्लोरीन में डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज पाया जाता है, यानी कि अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जो फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें किल करने का काम ये क्लोरीन करता है। अब वहां से जो क्लोरीन को डिसॉल्व करते हुए जो बाहर निकलेंगे, क्लोरीन वाले उस एपरेटस से होकर जो पानी बाहर निकलेगा, अब उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, वो माइक्रोब्स को किल कर दिया। लेकिन अब उसे आप पी नहीं पाओगे, क्योंकि क्लोरीन का स्मेल, ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल आप फील किए होंगे, डीडीटी का स्मेल आप फील किए होंगे, वो सब क्लोरीन की वजह से ही आता है। उस स्मेल की वजह से आप पानी नहीं पी पाओगे। तो अब वो वाटर एक्टिवेटेड चारकोल से पार करता है। एक चारकोल लगा होता है और उसी से रिस करके पानी निकलता है, तो जो भी क्लोरीन प्रेजेंट है वो उसके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। बाकी हम लोग शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात की, वहां पर भी उनका इस्तेमाल होता है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में डिफरेंस में बताया। एडजॉर्प्शन में जो कि सिर्फ अपर पार्ट पर डिपॉजिट होता है, और वहीं एब्जॉर्प्शन में ये पूरे बॉडी के अंदर में चला जाता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन को बल्क फेनोमेनन कहा जाता है। तो एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेनन व्हाइल एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फेनोमेनन। इसके बाद एक और टर्म आया था इंपॉर्टेंट, जॉर्प्शन।
जहां पर एडजॉर्प्शन भी हो रहा था और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा था। इसके बाद में फिर आगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ये यूज हुआ था फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में। फिजिकल एडजॉर्प्शन में अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वन डर वाल फोर्स लग रहे हो तो कहा जाता है, और अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो उन्हें हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन कहा जाता है। शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी डिटेल बताया हुआ है पहले वाला वीडियो भी आप रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और आइसोबार। आइसोथर्म, आइसो का मतलब सेम हो गया, थर्म यानी टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को जब कांस्टेंट कर दिया तो दो पार्ट हो गए, एक प्रेशर और दूसरा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ये आइसोथर्म का फॉर्मेशन करेगा। और अगर आप ग्राफ बना रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इन्हें कहा जाएगा एडजॉर्प्शन आइसोबार। अब इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आया था, जहां पर हम लोग एक मैथमेटिकल रिलेशन भी डिराइव किए थे, x/m इज इक्वल टू k इंटू p टू द पावर 1/n, क्योंकि हाई प्रेशर पर प्रेशर का पावर 0 था, लो प्रेशर पर प्रेशर का पावर 1 था, तो अगर इंटरमीडिएट लेंगे तो ये 1/n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो 0 और 1 के बीच में यानी कि मे बी 1, 0.5, 0.3, 0.2, तो n का कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा रखोगे तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा। ये इतना पार्ट पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोलाइड्स के बारे में बात करते हैं। ये कोलाइड्स भी इसी चैप्टर में पढ़ना है, इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा कोलाइड्स के बारे में जानते हैं। कोलाइड्स, कोलाइड्स का डेफिनेशन है, इट इज द स्टेट ऑफ ए सॉल्यूशन, नॉट टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन। आगे डिस्कस करेंगे। इट इज द स्टेट ऑफ ए सॉल्यूशन in which the size of dissolved particle is ranging from 1 nanometer to 1000 nanometer। यानी कि अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स। इन्हें स्टेट कहा गया। टाइप और स्टेट में फर्क है। जैसे मैटर का अगर स्टेट पूछा जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, और अगर टाइप पूछा जाए तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर होते हैं। और स्टेट में कंपोजिशन सेम होता है। तो यहां पर भी सॉल्यूशन को एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सॉल्यूशन के 3 स्टेट हो गए। फर्स्ट स्टेट यानी जिन्हें ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है, यानी कि सॉल्यूशन बोलने पर जो सेंस निकलता है। दूसरे को कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड होता है सस्पेंशन, थर्ड सस्पेंशन। किसी भी चीज को अगर आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसके डिसॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल का साइज छोटा होने लगता है, और एक समय के बाद में वो डिसअपीयर हो जाता है। यानी कि अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल आपको नहीं दिख रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये सॉल्युबल है, और अगर उनके पार्टिकल दिख रहे हैं तो बताते हैं कि ये इनसॉल्युबल है। अब इसी डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो तब उन्हें कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स कहा जाता है। अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो तो उन्हें ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के केस में डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, यानी कि इनका वैल्यू ये छोटा होता है। और अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो गया, अगर इनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तब इन्हें सस्पेंशन कहा जाता है। एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बताते हैं। कोयला देखें यहाँ, ब्लैक कलर का होता है, उससे आप वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा। आप उसको पूरा रगड़िए, घिसिए, घिसने के बाद में भी जब उसको आप पानी में डालोगे थोड़ी देर के लिए लगेगा कि वो डिसॉल्व हो गया है, लेकिन फिर छोड़ेंगे तो नीचे वाटर में बैठ जाएगा। तो जिसके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा वो सेटल डाउन कर जाएगा, नीचे वाटर में बैठ जाएगा। यानी कि वो किसका फॉर्मेशन कर लिया? सस्पेंशन का। तो चॉक पाउडर, मडी वाटर, कोल वाटर, ये सभी एग्जांपल हो गए सस्पेंशन के। लेकिन अगर उसी कोयले को कोलाइडल मिल में अगर डाल दिया जाए तो कोलाइडल मिल का चक्की उसके साइज को 1 नैनोमीटर से
1000 नैनोमीटर के रेंज में ले आता है और उस कंडीशन में वो डिसॉल्व हो जाएगा और उसी से ब्लैक इंक बनाया जाता है। यानी जो आप ब्लैक इंक देखते हैं एक्चुअली वो कोल पाउडर से ही बनाया जाता है। तो वहां पर तो वो डिसॉल्व हो गया क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में है। तो जो आप कोशिश कर रहे थे वहां से सस्पेंशन बन रहा था और जो मिल में यूज किया गया वहां से कोलाइडल बना, लेकिन दोनों का कंपोजिशन तो सेम था। तो इसलिए इसे हम लोग टाइप न कर करके इसको हम लोग स्टेट करते हैं कि कंपोजिशन सेम है, दोनों सिर्फ डिफर कर रहा है उनके डिसॉल्व्ड पार्टिकल के साइज के अनुसार से। अगर इसी कोल के पार्टिकल का साइज हम 1 नैनोमीटर से छोटा कर दें तो वो कन्वर्ट कर जाएगा ट्रू सॉल्यूशन वाले रेंज में, यानी कि वो ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। तो हम समझते हैं कि अब आपका क्लियर हुआ होगा कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, these three are the state of solution which is classified, which is based on the size of dissolved solute particle. If the size of dissolved particle is smaller than 1 nanometer, then it results the formation of true solution. If the size of dissolved solute particle ranging from 1 nanometer to 1000 nanometer, then it results the formation of colloidal solution. While in suspension, its size is bigger than 1000 nanometer. 1000 नैनोमीटर से अगर बड़ा रहा तो वो सस्पेंशन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ हम लोग को ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में बात नहीं करना है, यहाँ हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में है और ये पार्टिकल, ये साइज इतना छोटा है कि फिल्टर पेपर को आसानी से पार करके जा सकता है। जो आप लैब में यूज करते हैं फिल्टर पेपर, उनके पोर का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज वाले पार्टिकल को रोकता है, यानी कि सिर्फ सस्पेंशन रेंज वाले को रोकता है। इसलिए आप देखते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं उसमें कुछ इनसॉल्युबल पार्ट आपको दिख रहा है तो आपके टीचर इंस्ट्रक्ट करते हैं आपको कि फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर करो, फिल्टर पेपर यूज करो। तो जब आप फिल्टर पेपर यूज करते हैं तो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है, लेकिन वो फिल्टर पेपर का पोर सिर्फ सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल को ही रोक सकता है। तो इस कोलाइडल का अगर प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करें कि कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी दिया गया कि इनके साइज के बारे में, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गया इनके साइज के बारे में, इट्स साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। दूसरा पार्ट आ गया इट्स डिसॉल्व्ड पार्टिकल कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में भी बात नहीं करेंगे, आगे करेंगे। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को, ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन को ये पार कर सकता है। फिर तीसरा हो गया होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस नेचर के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड अपीयर टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस इन नेचर, यानी देखने से ये होमोजेनियस लगता है बट एक्चुअली ये होमोजेनियस नहीं, हेटेरोजेनियस नेचर का होता है। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल से बताते हैं। कोलाइड के एग्जांपल में मिल्क आता है, इंक के बारे में डिस्कस किए हम लोग, ब्लड, ये सभी कोलाइड्स के एग्जांपल में आते हैं, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं। पहले हम लोग मिल्क के बारे में बात करते हैं। मिल्क, इसमें फैट डिसॉल्व होता है और हम लोग ये जानते हैं कि मिल्क बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है, बट अब थोड़ा सा जानकारी की बात बताते हैं। देखने से मिल्क होमोजेनियस लगता है, लेकिन इसके कोलाइडल पार्टिकल का कंसंट्रेशन पूरे मिल्क के कंटेनर में बराबर नहीं होता है। बॉटम की तरफ में फैट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अपर पार्ट। जैसे हम लोग डेयरी से अगर दूध लाते हैं तो डेयरी वाले को दूध कहां से मिलता है, गांव वाले से, जो गाय या भैंस अपने यहाँ रखते हैं। वो गांव वाले को अपनी तरफ से टाइम टू टाइम सजेशन भी कुछ देते रहते हैं कि इस तरीके से आपके मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस अनुसार से आपके मिल्क में फैट का परसेंटेज ज्यादा होगा तो आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा। क्योंकि डेयरी वाले गाय या भैंस जो दूध बेचते हैं उनको वो पैसा फैट के परसेंटेज पर देता है। यानी कि अगर आप पानी मिला के दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फैट का परसेंटेज घट जाएगा, प्राइस घट जाएगा। यानी कि उनका रेट फिक्स नहीं होता है, उनका रेट हर दिन वैरी करता है। जो वो दूध देते हैं 5 लीटर या 10 लीटर, उसका एक सैंपल रख लिया जाता है और अगले दिन टाइट्रेट करके उसका फैट परसेंटेज आता है और उसी फैट परसेंटेज से उनका प्राइस डिसाइड होता है कि कितना प्राइस है।
अब उसमें हम भी पढ़े हैं, वो क्या इंस्ट्रक्शन दिए उसमें, वो बताते हैं कि अगर गाय या भैंस का आप दूध निकालते हैं, उसमें से कुछ दूध आप डेयरी में पहुंचाते हैं और कुछ अपने यूज के लिए रखते हैं, तो जो पहले दूध निकाल रहे हैं उसको आप डेयरी में दे दें और जो बाद का दूध निकाल रहे हैं उसको अपने लिए रखें। इसका मतलब क्या हुआ कि गाय या भैंस के इस मैमरी ग्लैंड में जो मिल्क पहले है, यानी कि जो बॉटम की तरफ में है, यहां से अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो इसमें फैट का परसेंटेज ज्यादा होगा। और आप जो घर में यूज कर रहे हैं, मिल्क में फैट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है। डेयरी वाले तो इस फैट को रिमूव भी कर लेते हैं और बाकी के दूसरे डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां से आप दे दिए डेयरी वाले को, तो फैट का परसेंटेज ज्यादा है, तो आपके दूध का प्राइस है वो ज्यादा मिल गया। और जो अपर पार्ट में यानी कि जो बाद में आप निकाल रहे हैं, इसमें फैट का परसेंटेज कम है, तो जहां फैट का परसेंटेज कम है उसको आप घर में यूज कर रहे हैं, बाकी के दूसरे न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए दोनों कंडीशंस में यूजफुल हो गया। तो ये एग्जांपल ये बताता है कि मिल्क में फैट का परसेंटेज यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर स्टिल छोड़ दिया जाए, तुरंत नहीं, लंबे समय के बाद में, इन कंपैरिजन टू अपर पार्ट, बॉटम में फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि आप दूध को रात भर छोड़ दीजिए तो सारा फैट नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, क्योंकि अगर बॉटम में बैठ जाएगा तब वो कोलाइड का नहीं, तब तो वो सस्पेंशन के एग्जाम्पल में चले आएंगे। कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली बॉटम में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अपर पार्ट, क्योंकि कोलाइड्स अपीयर होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस इन नेचर। ये हेटेरोजेनियस नेचर का होता है। ट्रू सॉल्यूशन में एक सिंगल फेज होता है, यानी कि जहां पर आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो होमोजेनियस नेचर का होता है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस, सस्पेंशन हेटेरोजेनियस, कोलाइड अपीयर होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस इन नेचर। जबकि वही अगर हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी इसका देखें तो इट हैज टू फेज। इसमें दो फेज होता है, एक जो डिसॉल्व्ड हो रहा है और दूसरा जिसमें डिसॉल्व किया गया। जैसे सॉल्यूशन के केस में लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज करते हैं, उसी तरह से कोलाइड के केस में एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज उसे कहा जाता है जो डिसॉल्व होता है, जो डिसॉल्व होता है, यानी कि ये सॉल्यूट के जैसा काम करता है। सॉल्यूट नहीं कहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज होता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट की जगह पे डिस्पर्स्ड फेज यूज करते हैं हम लोग कोलाइड में, और सॉल्वेंट की जगह पर हम लोग टर्म यूज करते हैं डिस्पर्सन मीडियम का कोलाइड के केस में। तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन हैज टू फेज, dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase which dissolved and dispersion medium in which we dissolve the dispersed phase. अब ये इतना इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हुआ। अब इसके बाद में हम लोग अब कोलाइड्स के टाइप के बारे में बात करते हैं कि कोलाइड्स के कितने टाइप हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोलाइड, ये सारा आपको पीडीएफ में हम लिख करके दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अब आप याद करो सॉल्यूशन चैप्टर, वहां पर भी हम लोग बात किए थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, और उसके अनुसार से टोटल 9 टाइप्स थे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में भी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ये सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो यहां पर भी टोटल 9 टाइप्स होने चाहिए थे, लेकिन यहां 9 की जगह पर सिर्फ 8 टाइप्स होता है। तो अब याद रखना आसान होगा कि कौन एक नहीं होता है, गैस इन गैस। अब इसके पीछे में रीजन ये बताता है कि गैस इन गैस ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि दो गैस को अगर मिक्स करेंगे तो हमेशा वो होमोजेनियस होगा, जबकि कोलाइड किस नेचर का होता है, हेटेरोजेनियस नेचर का होता है। इसलिए गैस इन गैस को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि यहां पर भी आएगा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, फिर गैस इन सॉलिड,
गैस इन लिक्विड, लेकिन गैस इन गैस ये नहीं होगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया 8। ये एनसीईआरटी के टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये कौन कौन सा है, इसमें से भी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सोल, जेल और इमल्सन, वो आपको टेबल में मिल जाएगा। आगे भी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पहला क्लासिफिकेशन था ऑन अकाउंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन अकाउंट ऑफ इंटरैक्शन, ऑन अकाउंट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच का इंटरैक्शन कैसा है, इसके अनुसार से इसे दो पार्ट में बांटा गया है। एक कहा गया है लियोफिलिक, लियोफिलिक कोलाइड, और दूसरा टाइप है लियोफोबिक कोलाइड, लियोफोबिक कोलाइड। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, एफिनिटी, और फोबिक का मतलब होता है रिपल्सन, यानी कि हेट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरैक्शन है, एफिनिटी है, तब वो लियोफिलिक कोलाइड कहा जाएगा। एंड इफ देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, देन इट इज कॉल्ड लियोफोबिक कोलाइड। कुछ एग्जांपल बताते हैं, जैसे स्टार्च सोल, ये कोलाइड के एग्जांपल में स्टार्च सोल। ये स्टार्च सोल हम लोग यूज करते हैं लैब में भी, और सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। आप सूप पीते हैं, तो सूप का जो बेस होता है वो स्टार्च ही होता है, तो उसको पानी में आप डाल करके सिर्फ गर्म करते हैं, वो कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर देता है, बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, तो उसी को स्टार्च सोल कहा जाता है। ये एग्जांपल हो गए लियोफिलिक कोलाइड्स का। ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है, आसानी से आप बना सकते हैं, डाले और सिर्फ जो आप मिक्स कर जाएगा, फिर आप इसे हीट करेंगे, वाटर इवोपरेट कर जाएगा और स्टार्च बचा हुआ रह जाएगा। तो इफ देयर इज एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, देन इट इज कॉल्ड लियोफिलिक कोलाइड। लियोफोबिक कोलाइड, जैसे फैट एंड वाटर मिल्क में प्रेजेंट होता है, किसी भी कारण से अगर दूध फट गया, फैट और वाटर अलग हो गया, तो फिर वो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो लियोफोबिक नेचर का होता है। आप फिर लाख कोशिश करते रहो वाटर और फैट को मिलाने का, वो नहीं मिक्स होगा। लेकिन स्टार्च सोल अगर आप बनाए हैं, तो स्टार्च और वाटर सेपरेट हो गए, तो फिर से आप पानी में डाल करके उसको थोड़ा सा गर्म कर दो, फिर से वो सूप का फॉर्मेशन कर दे। ये रिवर्सिबल नेचर का है और ये इरिवर्सिबल नेचर का। गोल्ड सोल आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन में, गोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, उसे मुश्किल से बनाया जाता है स्पेशल टेक्निक से। वो लियोफोबिक कोलाइड्स के एग्जांपल्स में आते हैं। यानी कि लियोफोबिक कोलाइड्स के प्रिपरेशन के लिए स्पेशल टेक्निक का जरूरत होता है, बिकॉज देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो कई बार में डिफरेंसेस भी पूछता है, राइट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिखेंगे वही यहाँ पर आ जाएगा। इट हैज एफिनिटी, इट हैज नो एफिनिटी, it is reversible in nature, it is irreversible in nature, it can be prepared easily, it need a special technique for its preparation। तो देखो तीन डिफरेंस तो यहीं पर आ गए, तो टर्म भी लिखेंगे और डिफरेंसेस आपके लिए छोड़ देंगे, वो डिफरेंस आप इसमें लिखोगे। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन था इसका। थर्ड है ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, यानी कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल का नेचर किस तरीके से है उसके अनुसार से। इसमें एक आता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी है। मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी, यानी अगर पार्टिकल का एक्चुअल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सच पार्टिकल कंबाइन टुगेदर टू एक्वायर द साइज ऑफ कोलाइडल रिंग, तब उस तरह के कोलाइड्स को हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड करेंगे। जैसे सल्फर सोल, ध्यान से समझना, सल्फर सोल, इस सल्फर सोल में सल्फर के एटम का एक्चुअल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो सोल यानी कि कोलाइड बनेगा कैसे, क्योंकि कोलाइड में तो साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होना चाहिए। तो यहां बताता है कि लार्ज नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं, और ये ज्वाइन कर
जिस अरेंजमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, अब देखो ये लार्ज नंबर, अब ये जो अरेंजमेंट है, अब इनका साइज तो इस इंडिविजुअल से बड़ा हो गया, तो इस तरह के कोलाइड्स को हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं, यानी कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन कर बिगर साइज को एक्वायर कर लेता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है मल्टी मॉलिक्यूलर के बाद में मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो का मतलब ये होता है लार्ज, यानी कि अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल डिस्पर्स्ड पार्टिकल का एक्चुअल साइज ही 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, तब उन्हें हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड करते हैं। जैसे एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वो सब एग्जांपल आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के। कुछ नेचुरल हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, एग्जांपल्स में लिख रहे हैं आपको। तो अगर पार्टिकल का साइज छोटा है, कंबाइन कर वो कोलाइडल रेंज को एक्वायर कर रहे हैं, तो मल्टी मॉलिक्यूलर। अगर पार्टिकल का साइज ही कोलाइडल रेंज में है, तो उसे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर करते हैं। एक तीसरा आता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये एसोसिएटेड कोलाइड्स थोड़ा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के जैसा लगता है, लेकिन अगर ध्यान से आप समझोगे तो उनके बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। एसोसिएशन का मतलब ही जुड़ना होता है, लेकिन एसोसिएटेड कोलाइड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आणविक नेचर का हो गया, जैसे कि सोप मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन पर ये टू सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक नेचर का है, इसके जैसा बिहेव करता है। लेकिन अबव अ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन को क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन कहा जाता है, जिन्हें हम लोग CMC से रिप्रेजेंट करते हैं, अबव क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन लार्ज नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल, सच इलेक्ट्रोलिटिक पार्टिकल कंबाइन टू फॉर्म कोलाइडल रेंज। तो ये कोलाइडल रेंज का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे कोलाइड्स को एसोसिएटेड कोलाइड्स कहा जाता है। इस तरह के इस अरेंजमेंट को हम लोग मिसेल करते हैं। सोप मॉलिक्यूल के केस में मिसेल का फॉर्मेशन होता है। अब ये मिसेल्स में आयोनिक पार्ट आगे की तरफ होता है यहां पर, और सेंटर के पास में नॉन आयोनिक पार्ट होता है, यानी कि इस जगह पर। सोप मॉलिक्यूल हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हम सोप मॉलिक्यूल के इस मिसेल्स के बारे में ज्यादा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आप अभी डेफिनेशन याद करो। इसके बाद का अगला टॉपिक सोप ही है, तो पहले सोप का स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर मिसेल्स के फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, जो कि एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जांपल है। फिर से, अगर पार्टिकल का एक्चुअल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो और वो इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करते हो नॉर्मल कंडीशन में, तो एसोसिएटेड कोलाइड। और अगर इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव नहीं करते तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। और अगर पार्टिकल का साइज ही है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में, तब उन्हें हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स करते हैं। अब इसके बाद में अगले क्लास में सोप मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे आपको, और प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में बताएंगे। तो आज यहीं तक, इतना आप कंप्लीट कर लोगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बुक का रीडिंग जरूर डालिएगा NCERT का, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।